किसान भाइयों नमस्कार। किसान कल्याणकारी क्लब उत्तर प्रदेश के तरफ से मैं आप लोगों से अपने 4 दशकों के औषधीय एवं सुगंध पौधों की खेती और उससे संबंधित जानकारियों को साझा करना चाहता हूँ। आजकल बड़े पैमाने पर बहुत से संस्थान, बहुत से एनजीओ, व्यक्तिगत रूप से संगठन, बोर्ड इस बात में लगे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा औषधीय एवं सुगंध पौधों की खेती कराया जाए। वैश्विक स्तर पर इस खेती से उत्पादन करके और इसको व्यापार को बढ़ाने और इसको निर्यात करने से हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था है उसमें तो भागीदारी होती ही है, उसके साथ साथ किसान को उसकी अपनी माली हालत को सुधारने में बहुत बड़ा योगदान होता है। अब इसको खेती कराने में तरह तरह के अनुदान, जैसे आश्वन यंत्र का या पौधों का संस्थान और संगठन, कई तरह के विभाग भी इसमें सम्मिलित हैं जो दे रहे हैं। लेकिन मेरा यह अनुभव है कि इस खेती का जो उत्पाद निकलता है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बाज़ार भाव जो है नियंत्रित नहीं है। यह बाज़ार भाव बहुत उछाल लेता है, कभी बहुत नीचे आ जाता है और इससे किसान को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान रख के मैंने यह सोचा कि आपके सामने एक बढ़िया सा वीडियो प्रस्तुत करूं जिसमें आपको कुछ जानकारी मिल सके। इसकी क्या समस्याएं हैं, क्या निराकरण हो सकता है, इस विषय पर ही हम विचार करना चाहते हैं। तो अब देखिए, मैंने 1 वर्ष पहले एक वीडियो उसके पहले के बाजार भाव के अनुसार खस की खेती से लाखों कमाए YouTube पर दिया था, जिसको काफ़ी लोगों ने देखा है, सुना है और सराहना भी किया है, जिसके कारण मेरे पास जगह जगह से फ़ोन भी आते हैं। और अब जो फ़ोन आने लगे 2020 में, उसमें एक ख़ास बात है कि खेती का लोग कम पूछ रहे हैं, बाज़ार भाव, खरीदार और चीज़ें ज़्यादा पूछ रहे हैं। और सब लोग मेरे से अनुरोध करते हैं कि मैं बिकवा दूँ। हम एक वैज्ञानिक हैं, हम ये सब काम नहीं करते, हम नहीं बिकवाते। लेकिन हाँ, उस समस्या को मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी खस की खेती कराया है। उसकी समस्याओं को, उसकी अच्छाइयों को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। अब उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या खराबियाँ हैं और क्या किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा अनुभव हमें हुआ है। क्योंकि संस्थान में काम करना, संस्थान के खेतों पर काम करना और गांव में काम करना और खुद अपने काम को करना, सब में बड़ा अंतर है। हमने देखा कि बाजार भाव जो है इसका स्थिर न होने के कारण, कोई भी नियंत्रित ऐसा प्रबंधन न होने के कारण कि किसान जो है सुगंधित तेल को कहाँ बेचे, लगा तो दिया, अब कहाँ बिकेगा। इसी तरह से औषधीय पौधों के, किसी का जड़ है, किसी का तना है, किसी की पत्ती है, कहाँ बेचेगा। यह बहुत बड़ी समस्या आ गई है। इसके कई कारण हैं, जिन कारणों पर हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं और उसके निदान से ही कुछ हो सकता है।
अन्यथा ऐसा न हो कि हम एक जिम्मेदारी को लेकर के किसान के खेत पर पहुँचें और वहाँ पर निराशा दिखाई दे। इसके लिए हम आपको एक उदाहरण देंगे कि जब हमने उस वीडियो को बनाया था तो 26,000 रुपया प्रति किलो के हिसाब से खस का तेल था, लेकिन यही तेल आज 2020 में 10,000 प्रति किलो के हिसाब से कोई खरीदने वाला नहीं है। तो जब भी हम खेती करें, खरीदार का पता कर लें, उसके साथ अनुबंध कर लें या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें। इसमें कंपनी से आपका सीधा संबंध होना चाहिए, चाहे उसको समूह बना लें और चाहे ज़्यादा मात्रा में है तो व्यक्तिगत रूप से भी आप उससे अनुबंध कर लें। यह उपाय है कि संस्थान संगठनों के पास विपणन विभाग हो और वह विभाग किसान को पंजीकृत करे और पंजीकृत करने के बाद जो है उन किसानों का दायित्व तो अपने ऊपर ले कि हम इनकी कंपनी से त्रिकोणीय व्यवस्था में जो उत्पाद है उसको बिकवा सकते हैं। उसके लिए भले ही कुछ खर्च वो अपना जो है किसानों से, संस्थान के जो कर्मचारी काम करेंगे वो भले ही कुछ उसका फीस हो, वो चल जाएगा, लेकिन एक उत्पाद को लेकर के, सुगंधित तेल को लेकर के किसान कहाँ जाएगा, यह बहुत बड़ी समस्या इस समय हो गई है। अब देखिए, कोरोना के समय में ही सभी कंपनियां बंद हो गई हैं, हमारे आयात निर्यात मिनिमम हो रहे हैं। वहाँ भी सभी समृद्ध देशों में जहाँ हमारे इस सुगंधित तेलों का या औषधीय पौधों के जो तत्व हैं उनका उपयोग जहाँ होता है वो सब बंद हो चुके हैं। अब इस समय जितना भी उत्पादन इस बार हुआ है अगले उत्पादन में जुटने जा रहा है। अब उसका भाव क्या होगा? जब उत्पादन ज़्यादा, मांग कम, तो भाव कहाँ जाएगा? किसान को क्या लाभ होगा? तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए बाजार भाव को एक स्थिर रखने का एक रेगुलेटरी कमीशन या एक संस्था होनी चाहिए जो इसमें अपना उस दायित्व को ले और इस जिम्मेदारी से उसका निर्वाह करे कि किसानों के हक में और उनका जो है फ़ायदा हो। इस बात को ध्यान रखने के लिए और भी कई चीज़ें हैं कि हमारा उत्पादन भी ज़्यादा हो, जैसे कि सीम उन्नत प्रजाति मेंथाल मिंट के लिए अभी प्रकाश में आई है, बहुत अच्छा उसका उत्पादन हो रहा है। और भी तरह तरह की औषधीय सुगंध पौधों में प्रजातियां हैं जो 1.25 तक जो है ज़्यादा पारंपरिक खेती से आय दे रही हैं। लेकिन किसान को यह चाहिए कि वह जो है उसका लेखा जोखा सही माने में तैयार रखे और तब इसकी खेती करे। आंख बंद करके खेती करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो बाजार भाव को पहले वो समझे। जो आप पत्रिकाओं में, इंटरनेट में और किसी जगह पर आप देखते हैं कि एक रेंज दिया हुआ है रेट का, तो जो रेट आपको मिनिमम उसमें दिखाई दे रहा है वो सब कंपनी के दरवाजे का होता है, किसान के दरवाजे और घर खेत का नहीं होता है। उसमें बहुत सारे बीच में लोग पड़े होते हैं जो उसको वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा 10-20% कम करके ही अपना कैलकुलेशन जो अनुमानित करना है उसे करें। उसी तरह उत्पादन में रेंज होता है, जगह जगह की जलवायु और मिट्टी के अनुसार जो है उत्पादन होता है इन फसलों का।
कोई बहुत 100 वर्षों 200 वर्षों से तो चला नहीं आ रहा है कि हम जानते हैं कि कहाँ किस इलाके में होगा। तो इस प्रकार उसमें भी जो आपको जो मिनिमम, जैसे कि मान लीजिए कि 16 किलो से 25 किलो खस के तेल की उपज बताई जा रही है, तो आप 16 किलो से 10% और कम कर दीजिए। इसी तरह रेट में यदि आपको 10,000 रुपया प्रति किलो बताया जा रहा है तो थोड़ा उसमें भी 10% कम कर दीजिए, और उसके अनुसार कैलकुलेशन करके पारंपरिक खेती से तुलना करके देखिए कि आपको उसमें फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब आप खेती करने चलिए। दूसरी बात है कि आपके पास आश्रय यंत्र होना चाहिए। अब श्रमिक मिल नहीं रहे हैं तो उसके लिए यह होना चाहिए कि जैसे डिगर बनाया गया है उसी तरह से जड़ और तने को हटाने के लिए, जड़ को काटने के लिए मशीन तैयार होनी चाहिए, और जो ऊपर का जो है भाग है उसे काटने के लिए जो अमूमन ये रीपर बने हुए हैं इनसे अच्छी तरह से नहीं कट पाता है, तो खस रीपर बनना चाहिए। दूसरा, किसान को ये ध्यान देना चाहिए कि हम इसकी खेती करने यदि आ रहे हैं तो हमको यह देखना है कि यदि बालू वाली भूमि है, मैं पूरे बालू की नहीं बात कर रहा हूँ, बालू वाली यदि भूमि है जैसे सैंडी लोम वगैरह होता है, बालू की मात्रा है उसमें, तो उसमें जितनी भी जड़ वाली फसलें हैं जैसे खस है, अश्वगंधा है, सतावर है, सर्पगंधा है, मुलेठी नहीं सर्पगंधा है, ये सब चीज़ों को आप लगाएंगे तो, या किसी को भी लगाएंगे तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। लेकिन वहीं पर यदि भारी मिट्टी है तो उसमें लेमन ग्रास, पामारोजा, सिट्रोनेला और मेंथा, इस तरह की फसलें, काल मेघ वगैरह यदि आप लगाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एरियल पार्ट का उसमें ज़रूरत पड़ता है, ऊपर वाले भाग की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा गुणवत्ता का ध्यान रखने से बाज़ार भाव आप अच्छा पा सकते हैं कि उसमें कितने % विशिष्ट जो उसका तत्व है वो कितने % है, तो उससे आप खरीदार से जो है आप अपना मोल भाव कर सकते हैं। आगे है कि आप सस्य विधियों द्वारा ही पेस्ट मैनेजमेंट या वीड मैनेजमेंट करें। गुड़ाई निराई बहुत आवश्यक है, पहली ये कई बार है, लेकिन उसको भी किसान अवॉइड कर रहा है। अब आपको हम बताएं कि खस की खेती करते समय यदि आप 45 दिन के अंदर जो है वीड नहीं निकालेंगे और उसके अंदर जो है गहरी एक गुड़ाई नहीं करेंगे तो आपका जो ज़मीन है वो पत्थर बन जाएगा, खाली पानी देते रहेंगे। एक बार कम से कम करना है। और श्रमिक की कमी हो रही है धीरे धीरे, तो हमको यंत्र की व्यवस्था करनी है जिससे उत्पादन की लागत जो है कम आवे। इस पर ध्यान देना है तो हम अच्छा बाजार भाव या आय ले सकते हैं। इन सब के साथ जो है इस बात पर ध्यान रखना है कि इसका कोई नियंत्रित प्रबंधन हो उचित बाजार भाव का, या त्रिकोणीय कोई संस्थान जो है, जैसे सिमेप ने आर्टेमिसिया एनुआ में किसी कंपनी के साथ मिलकर किया था और उसमें जो है संस्थान ने उगाया और उन्होंने खरीदा, तो व्यवस्था 2-3 बरस चली। लेकिन इस तरह की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है हर फसलों में, तो बाजार भाव अच्छा मिलेगा और एक नियंत्रित और सुचारू रूप से संतुलित व्यवस्था हो सकेगी। आवश्यकता से अधिक उत्पादन न हो, यह रेगुलेट करने की ज़रूरत है। कैसे करेंगे इसको रेगुलेट? तभी होगा जब किसान जो भी खेती कर रहे हैं उनका पंजीकरण आपके पास हो, जो संस्थान और संगठन या बोर्ड है, और उससे उनको जो है जुटे रहने से वो आंकड़े भी सही मिल सकते हैं उत्पादन का, और उसकी व्यवस्था भी हो सकती है। अगला हमने जो इसमें जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ वो यह है कि जो संस्थान या संगठन कोई भी यदि लगे हैं तो एक व्यवस्था विपणन विभाग की बहुत आवश्यक है। विपणन विभाग की व्यवस्था होने से संस्थान की भी
मर्यादा बनी रहेगी और किसानों का भी लाभ होगा, जिससे कि उनको तकनीकी ज्ञान भी मिले और बाज़ार भी उनको पता रहे कि कहाँ पर हमें बेचना है, कहाँ नहीं बेचना है। समय समय पर उनको सूचना दी जाए कि जैसे मौसम विभाग वाले देते हैं कि कितने पर किस चीज़ का जो है तेल या औषधि उत्पाद होने वाला है, बिकने वाला है, बाज़ार कहाँ है। और उद्योगपतियों तथा जो निर्यातक हैं उनके साथ एक संबंध स्थापित करना उस विभाग का काम होना चाहिए। त्रिकोणीय व्यवस्था जो है बहुत ही आवश्यक है। जो मैगजीन और किताबों में जो हम लोग देखते हैं, इंटरनेट में देखते हैं, रेट वह रेट जो है किसान के खेत का नहीं होता है। तो यदि संस्थान के थ्रू या संगठन या बोर्ड के थ्रू यदि इसका तेल का बिक्री पंजीकृत करके हो तो उसमें जो है किसान का ज़्यादा फायदा है। दूसरा, किसान जो है जो उसका पहले से एक अनुमान लगाता है पारंपरिक खेती से, उसको करके ही खेती को करना चाहिए। और बाजार और बिक्री की जानकारी बहुत आवश्यक है। खरीदार से अनुबंध हो, कंपनी से सीधा संबंध हो और उससे अनुबंध हो जाए तो ऐसी ही खेती करने से लाभ इसमें मिल सकता है। और जिस तरह से डिगर का जो है विकास किया गया है, खस के लिए केवल एक क्रॉप पर बता रहा हूँ, इसी तरह सभी क्रॉप में अलग अलग समस्याएं हैं कि यदि डिगर का यांत्रिक विकास किया गया है तो उसी तरह से जड़ को तने से काटने के लिए यांत्रिक विकास हो, छोटी मशीनें बने। और उसके अलावा जो रीपर जो है, जो साधारण रीपर इसमें काम नहीं करता है, बहुत अच्छा नहीं काम करता है, उसमें जो है कटाई के लिए जो ऊपरी भाग है उसका विकास किसी फैब्रिकेटर से मिल करके किसी संस्थान और बोर्ड को करना चाहिए। उससे किसान को जो है ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि श्रमिकों की उपलब्धता लोग बता रहे हैं कि हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी लोग किसान के खेत पर काम नहीं करना चाहते हैं। वो लोग आए हैं जो गए थे, पलायन हुआ था नौकरी चाकरी के उसमें, तो अलग तरह के व्यवसाय कर रहे थे, वो लौट के आए, खेती नहीं करते हैं। तो किसान की ये सबसे बड़ी समस्या ये भी। तो इसलिए इसका यांत्रिक रूप देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि यदि श्रमिकों से खेती आप करा रहे हैं खस की, तो 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के रूप में खर्च आएगा। तो उसको जब आप कम करेंगे तो इनपुट्स जो है, जो लागत है, वो जितना ही कम होगा तो उतना ही आपका जो आय बढ़ेगा। इन फसलों की खेती करने में एक लाभ जरूर दिखाई देता है कि आप बुआई या रोपाई, कटाई, आपके लिए मार्जिन है, 15 दिन 20 दिन 1 महीना आप इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन निराई गुड़ाई और ख़ास तौर से उसकी गुड़ाई यदि आप नहीं करेंगे तो मैं खस का ही उदाहरण दूं, उसके अंदर जो है पत्थर बन जाता है पानी देते देते। एक बार अवश्य करनी है उसकी गुड़ाई, चाहे आप कल्टीवेटर से करा दीजिए, 2 लाइनों के बीच में कल्टीवेटर चलवा दीजिए, या आप जो है फावड़े या कुदाली से करा लीजिए। निराई कराते समय 45 दिन के अंदर ज़रूर आप निराई करावें, और किसी भी तरह का पेस्टिसाइड न डालें जब तक उसकी ज़रूरत न हो। तो इन सब बातों के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हमारा बाज़ार भाव कैसे स्थिर रहेगा, इसमें जिम्मेदारी हम सबको, जो लोग इसके उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, इसकी खेती को बढ़ा रहे हैं, लेना पड़ेगा और एक नियंत्रित उत्पादन कराना पड़ेगा। विभागों को खोलना पड़ेगा जो मार्केटिंग देख सकें। यदि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हम आगे भी आपको
अपनी नई जानकारियों को आप तक दे सकूं। और इसके बाद धन्यवाद।